So, hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, आज की जो वीडियो आने वाली है, दिस इज अ वन शॉट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम. ठीक है. आई नो आप लोग के भी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, बट बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम अभी नहीं हुआ है. तो कुछ चैप्टर्स जो है वो रह गए थे, उन्हीं में से एक था ये. एंड इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 प्लस साथ में इवोल्यूशन चैप्टर जो है वो आपका पेंडिंग है यूट्यूब पे. बाकी सभी चैप्टर्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ. जैसे मैंने बोला था कि सब चैप्टर्स आपको कराए जाएंगे, तो वो सब मैंने कंप्लीट करवाए. कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. अब उसके अंदर ये जो चैप्टर्स बचे हुए हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक बार इनको भी कवर कर दूं. अगर इवोल्यूशन का थ्योरी लेक्चर नहीं आ पाता है तो इसका आपको चैप्टर वाइज का जो पीवाईक्यू है, ठीक है, जो आपको इसका चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है वो आपको फिर इसका देखने को मिलेगा. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इसके सारे के सारे पीवाईक्यू उसको कवर कर देंगे. ठीक है, एंड वो वीडियो अगर आप कर लोगे तो फिर उसके बाहर से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं. ठीक है, बिना किसी देरी के हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अब इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इकोसिस्टम होता क्या है, प्रोडक्टिविटी के बारे में, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं. नाउ एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स. ठीक है, यानी कि अगर इकोसिस्टम की सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात की जाए, सिंपलेस्ट इको बेसिकली एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, तो क्या होगा, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, बट ना सिर्फ एक दूसरे के साथ में, वो अपने सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में भी इंटरैक्ट करते हैं. ठीक है, यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, जस्ट अ मिनट, जब तक मेरा पेन टैबलेट इशू ना दे हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाती है ना. आई नो. जब तक सॉरी, तो लिविंग बींग्स का जो इंटरैक्शन है, ठीक है, विद देमसेल्व्स एंड विद देयर सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, उसी को हम लोग इकोसिस्टम का नाम देते हैं. अब इकोसिस्टम स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट तक हो सकता है. इट कैन वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट और सी. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. कुछ इकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि जो कंप्लीट हमारा जो बायोस्फीयर है दैट इज द ग्लोबल इकोसिस्टम है भी. ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कंपोजिट ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ. ठीक है, एंड वहां पर क्या है, बेसिकली जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर. चाहे फिर वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है, कोई भी तरीके का इकोसिस्टम है, वहां पर इंटरेक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है. Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories, namely terrestrial and aquatic. ठीक है, टू बेसिक कैटेगरीज में अगर इसको डिवाइड किया जाए, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. ठीक है, अब देखो आप लोगों के लिए क्या बायोलॉजी का सारा सिलेबस एक बार में पढ़ना इजी हो जाता, नहीं हो जाता ना इनिशियल डेज पे. अभी आप लोग क्या करते हो, आप लोग सोचते हो कि सारे चैप्टर्स के टीचर्स वन शॉट वीडियो दे, उन्हीं से हम पूरा सिलेबस कवर कर ले किसी भी सब्जेक्ट को लेके. बट क्या वो इनिशियली आपके लिए इजी था? नहीं. जब हमको इंटरैक्शंस को स्टडी करना है तो कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोग या कंप्लीट बायोस्फीयर को एक बारी में स्टडी करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. इसीलिए उसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. ठीक है, ओके. नाउ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट्स आर एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, while pond, lake, wetland, river and estuaries are example of aquatic ecosystem. ठीक है. Now, crop fields and aquarium may also be considered as man-made ecosystem. ठीक है, जो crop fields हैं वो हम लोग अपने काम के लिए उनको क्या कर रहे हैं, बेसिकली कल्टीवेट कर रहे हैं क्रॉप फील्ड्स को. एक्वेरियम भी जो है दैट इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ठीक है, मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इको सिस्टम. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया. बहुत ही बेसिक बेसिक बातें. विल लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट. ठीक है, इनपुट क्या होता है, बेसिकली इनपुट को प्रोडक्टिविटी भी रेफर किया जाता है,
ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हैं, एंड द आउटपुट, आउटपुट के अंदर डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस. विल आल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल चेन्स वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो विद इन द सिस्टम एंड इंटर रिलेशनशिप. ओके, चलो अब सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की. In earlier classes, you have looked at the various components of the environment, abiotic and biotic. ठीक है, आप देखो, आपको पता है कि कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए, सो वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है, एबायोटिक का क्या मतलब है? एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. बायोटिक का क्या मतलब है? बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, बायोटिक का क्या मतलब है? बायोटिक का मतलब है लिविंग कंपोनेंट्स. You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other and their surroundings. अब हमें पता है कि जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं, आपस में जो उनका इंटरेक्शन है उसके अंदर वो खुद को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, सराउंडिंग्स के अंदर भी इम्पैक्ट आ रहा है. ठीक है, अब हम लोग जो भी कर रहे होते हैं उसका इफेक्ट सराउंडिंग्स में देखने को मिलता है. जो सराउंडिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से हमको इम्पैक्ट देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे इस बारी क्या है, गर्मी बड़ी जल्दी आ गई है, तो एनवायरमेंट के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं? हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से हो रहे हैं. अब जो वो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से कौन इफेक्ट हो रहा है? हम इफेक्ट हो रहे हैं. सो बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो चलता ही रहेगा. ठीक है, दैट इज इंटर. ओके, नाउ let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place. चलो देखते हैं. Now, interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, यानी कि वो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ये डिसाइड कर रहा है कि जो इकोसिस्टम है वो आपका टेरेस्ट्रियल होगा या एक्वाटिक होगा. ठीक है, identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem give its species composition. यानी कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर कितनी प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो वहां का स्पीशीज कॉम्पोजिशन होगा. ठीक है, वो वहां का क्या होगा? स्पीशीज कॉम्पोजिशन होगा. ठीक है, नाउ vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. यानी कि किस तरीके से जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्या है, अरेंज्ड है या फिर उनके ऊपर ऑक्यूपाइड है, उसको क्या बोला जाता है? उस डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रैटिफिकेशन बोला जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्री ऑक्यूपाई द वर्टिकल स्ट्राटा और द लेयर ऑफ फॉरेस्ट, shrub the second, herbs and grasses the bottom layer. देखो क्या हो रहा है, बेसिकली herbs and shrubs, herbs and grasses थे, फिर shrubs, फिर उसके बाद में trees, फिर forest. तो क्या होता है, बेसिकली लेवल बढ़ता चला जा रहा है. ठीक है, सो अबव लेवल पे क्या होगा, बेसिकली फॉरेस्ट. ठीक है, एंड जो ग्रासेस हैं वो टॉप मोस्ट या बॉटम लेवल को डेनोट कर रहा है. ठीक है, the components of ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects. यानी कि जब हम प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को कंसीडर कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इकोसिस्टम है इट इज सीन टू बी फंक्शनिंग एज अ यूनिट. ठीक है, यानी कि इनपुट किस तरीके से हो रहा है, डिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है, एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे हो रहा है. सो जब हम लोग वो सब चीजों को स्टडी करते हैं तो वो क्या बेसिकली then we are saying that ecosystem it functions as a unit. ठीक है, to understand the ethos of an aquatic ecosystem let us take a small example. ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं. This is fairly a self-sustainable unit and rather simple example that explain even the complex interaction that exists in an aquatic ecosystem. ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात है aquatic system का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं. यहाँ पर भी हम लोग एक स्मॉल पॉन्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड पॉन्ड इज समथिंग विच इज अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम. ठीक है, पॉन्ड इज समथिंग विच इज अ सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम. ठीक है, नाउ अ पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी. अब देखो ये क्या है, एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है. सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट का क्या मतलब है कि वो सस्टेन कर सकता है. ठीक है, it is a shallow water body in which all the above mentioned four basic components are well exhibited. ठीक है, कौन से component? Productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of
द पॉट। ठीक है, अब इसके अंदर देखो एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर। ठीक है, यानी कि वाटर के अंदर क्या है, इट हैज ऑल द डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड रिच सॉइल डिपॉजिट्स एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। सोलर इनपुट, okay, solar input, the cycle of temperature, day length and other climatic conditions regulate the rate of function of the entire pond। ठीक है, यानी कि कितनी सनलाइट वहां पर रिसीव कर रहा है वो पर्टिकुलर पॉन्ड, क्या टेम्परेचर है वहां पर, क्या साइकिल ऑफ टेम्परेचर है, डे लेंथ कितना है। ठीक है, एंड जो बाकी की क्लाइमेटिक कंडीशंस है, दे आर रेगुलेटिंग द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, अब ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे द फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड एट द एजेस। ठीक है, द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय जूप्लैंक्टन। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको दूसरे कलर से हाईलाइट करते हैं। The consumers are represented by zooplankton, the free swimming and bottom dwelling forms. Decomposers कौन से हो जाएंगे, अब decomposers are the fungi, bacteria and flagellates especially abundant in the bottom of the। अब देखो यहाँ पर आपको सारे कंपोनेंट्स देखने को मिल गए। ठीक है, this system performs all the functions of any ecosystem and of the biosphere as a whole। अब यहाँ पर देखो कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सनलाइट बाय द ऑटोट्रॉफ्स। अब वो जो ऑटोट्रॉफ्स है, दे आर कंज्यूम्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। decomposition and mineralization हो रहा of the dead matter to release them back for reuse by the autotrophs। अब ये जो इवेंट है ये कंटिन्यूअसली क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, there is unidirectional flow of or movement of energy। this point is very very important, there is unidirectional movement of energy, यानी कि जो एनर्जी एक बार हाइयर ट्रॉफिक लेवल पे चली गई वो दोबारा वापस नीचे नहीं आई। अब कितना परसेंट एनर्जी जाती है या कितनी नहीं जाती है, वो सारी बात हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी क्या होता है, a constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। this point is very very important, basic point है बट हम लोग भूल जाते हैं। एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग और उसकी सस्टेनिंग के लिए। ठीक है, primary production is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं एक बार हाईलाइट कर देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। प्राइमरी प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी होती क्या है, द अमाउंट ऑफ बायोमास। ठीक है, देखो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, उसको हम लोग प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको किस यूनिट्स में या किन टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किस में होगा, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वेट एंड एनर्जी की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, द यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी कि कितना किस रेट में बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब वो किस में रिप्रेजेंट होगा, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि एक साल में। अब यहाँ पर टाइम भी आ, ठीक है, वहां पर बात हो रही थी अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम भी आ गया कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी को हम लोग देखो प्रोडक्शन को हम लोग किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में। प्रोडक्टिविटी को हम लोग ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में रिप्रेजेंट कर। ठीक है, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इको सिस्टम। ठीक है, चलो आई होप यहां तक आपको समझ में आया। ओके, चलो आगे देखते हैं।
इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, अब देखो जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, एक होती है जीपीपी, एक होती है एनपीपी। जीपीपी इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ध्यान से समझो इस बात को। इट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, किस रेट पे प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। नाउ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी कि जीपीपी में से एक अच्छा खासा अमाउंट और रेस्पिरेशन के दौरान लॉस हो जाता है, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉसेस हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी लॉसेस होने के बाद में जो एनर्जी बचेगी उसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, उसको हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं, यानी कि जीपीपी माइनस आर, इसको हम लोग एनपीपी का नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इसको हम लोग एनपीपी का नाम देते हैं। नाउ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, ठीक है, यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं, बेसिकली जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, उनको कितना अमाउंट, उनके कंजम्पशन के लिए कितना अमाउंट बचता है, उसी को हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, यानी कि कितना ऑर्गेनिक मैटर या जो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स फॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का नाम देते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का नाम, ठीक है। चल, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो है, पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज जिस पर्टिकुलर एरिया को इनहैबिट कर रही है, जहां पर है, उस पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, therefore it varies in different type of ecosystem. The annual net productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matter. Of this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of oceans are only 55 billion tons. यानी कि जो oceans का productivity है, ठीक है, it is only 55 billion tons out of this 170 billion tons, ठीक है, रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड, ठीक है, यानी कि बाकी की जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज ऑन लैंड, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ओके। तो जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में वेरी करती है। कितना बेसिकली प्रोडक्टिविटी है बायोस्फीयर का, दैट इज 170 बिलियन टन ड्राई वेट, ठीक है। एंड जो ओशियंस है, देखो हमें पता है ओशियंस जो है दे ऑक्यूपाई 70% ऑफ द सरफेस, देन ऑल्सो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस इज ओनली 55 बिलियन टन, ठीक है, यानी कि लैंड्स की कितनी हो जाएगी, इसका मतलब लैंड्स की हो जाएगी 115, 115 ही होगा ना, यस, ठीक है, 115 बिलियन टन जो है वो है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड्स, ठीक है। नाउ चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमने बेसिकली प्रोडक्टिविटी की भी बात कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीकम्पोजिशन। अब हम लोग बात करने वाले डीकम्पोजिशन की। यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रेफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड, ठीक है, अर्थवर्म को ना फार्मर्स का फ्रेंड भी रेफर किया जाता है। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी कि ये बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसके ब्रेकडाउन में भी हेल्प कर रही है एंड सॉइल की लूजनिंग में भी हेल्प कर रही है, ठीक है, सॉइल की लूजनिंग में भी हेल्प कर रही है। Similarly, decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, and nutrients, and this process is called decomposition.
ठीक है। अब क्या होता है इसी तरीके से जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रेफर करते हैं। हम लोग जब बहुत छोटे थे तब से हम लोग डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ रहे होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, या जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। डेड प्लांट्स dead plant remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus। ठीक है, बेसिकली जितना भी आपका प्लांट्स का डेड रिमेन होगा, ठीक है, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स होगा इंक्लूडिंग फीकल मैटर, इट कंस्टिट्यूट द डेट्राइटस। अब डेट्राइटस क्या होता है, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। देखो, डिकम्पोजिशन होगा तो किसी पर्टिकुलर मैटर का ही ना, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, बेसिकली डेट्राइटस है। ठीक है, अब वो डेट्राइटस के अंदर डेड प्लांट रिमेन्स भी आ रहे हैं, ठीक है, एनिमल रिमेन्स भी आ रहे हैं इंक्लूडिंग देयर फीकल मैटर। ठीक है, द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं दे आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। नाउ अब एक एक करके हम लोग एक एक स्टेप को देखते हैं, आप लोग समझते चलना। डेट्रीवोर्स, अब देखो जो डेट्राइटस को ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि अर्थवॉर्म्स या उनके जैसे कुछ इंसेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग डेट्रीवोर्स बोलेंगे। दे ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, यस। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, अब लीचिंग में क्या होगा, water soluble inorganic nutrients go down the soil horizon and get precipitated as unavailable salt। अब लीचिंग के दौरान क्या होगा, जो water soluble inorganic nutrients होंगे ना, they will go down to the soil horizon and they precipitate out as unavailable salt। Bacterial and fungal enzyme degrade detritus into simpler inorganic substances, इसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म। ठीक है, यानी कि जब क्या हो रहा है बेसिकली, जो फंगल एंजाइम्स हैं या जो बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं वो डेट्राइटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं या उनमें डिग्रेड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली कैटाबॉलिज्म का नाम देंगे। It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus। यानी कि जितने भी स्टेप्स हैं ये सेम टाइम पे ना detritus के ऊपर चल रहे होते हैं। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। अब जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन है ये होता है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन सॉइल। ठीक है, यानी कि जब सॉइल के अंदर डिकम्पोजिशन हो रही होती है उस टाइम पे ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर करते हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू, जस्ट अ मिनट, ओके, yes, it leads to accumulation of a dark colored amorphous substance called humus। ठीक है, यानी कि ह्यूमिफिकेशन के दौरान क्या होता है, there is accumulation of dark colored amorphous substance जिसको ह्यूमस बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन से ही आपको समझ जाना है कि वहां पर ह्यूमस का फॉर्मेशन। ठीक है, that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate। अब ये जो ह्यूमस है, ठीक है, इसका जो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, इसका जो डिकम्पोजिशन होगा इट इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है, इसका जो डिकम्पोजिशन होगा इट इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है, being colloidal in nature it serves as a reservoir of nutrients। Now this is important। ठीक है, it is colloidal in nature so it serves as a reservoir of nutrients। The humus is further degraded by some microbes and release inorganic substances occur by the process called mineralization। अब जो ह्यूमस है, ठीक है, इसका फर्दर डिग्रेडेशन होगा थ्रू सम माइक्रोब्स एंड देयर इज रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय दिस प्रोसेस, जिसको हम लोग मिनरलाइजेशन का नाम, मिनरलाइजेशन के नाम से आपको समझ जाना है, दैट मींस रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वहां पर हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ठीक है, ये डायग्राम आप ध्यान से देखो। A tree grows in soil। ठीक है, this is figure 12.1 which is showing the representation of decomposition cycle in a terrestrial ecosystem। ठीक है,
देखो ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ठीक है। अब क्या होगा, एक पत्ता जो है इस पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है। Some are eaten by insects and other animals. Nutrients and energy enter food web. अब देखो, आपको क्या लगता है, लाइक क्या पूरे पेड़ से सिर्फ एक पत्ता गिरता होगा हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लीव्स जो है दे फॉल ऑफ ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री। अब क्या होगा, उनमें से सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर आर ईटन बाय एनिमल्स। सो जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी है दे एंटर द फूड वेब, ठीक है। अब वहां पर क्या होगा बेसिकली, आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर कंजम्पशन होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर कंजम्पशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, सम न्यूट्रिएंट्स दे विल लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन, ठीक है। क्या होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है दे विल लीच आउट, ठीक है, लीचिंग हो जाएगा वहां पर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है, सो लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, ठीक है। अब जो लीव्स दे विच वर पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स, ठीक है, जो डिकम्पोजर्स ने पार्शियली कंज्यूम कर दिए थे, वो क्या होंगे बेसिकली, ठीक है, दे आर कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब वो क्या करेंगे, दे विल लूज देयर फॉर्म एंड दे बिकम लिटर, ठीक है। अब क्या होगा, फर्दर डिकम्पोजिशन होगा बाय अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंजाई एक्सेट्रा। लीचिंग के थ्रू भी ऑर्गेनिक रिच सॉइल फॉर्म होगी, एंड ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इसके थ्रू भी ऑर्गेनिक रिच सॉइल फॉर्म होगी। अब ऑर्गेनिक रिच सॉइल के अंदर दोबारा से क्या होगा बेसिकली, प्लांट्स ग्रो, ठीक है। सो बेसिकली जो साइकिल है इसी तरीके से इट कीप्स गोइंग, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे बात करते हैं। Decomposition is largely an oxygen requiring process. ठीक है, for decomposition oxygen is required. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. यानी कि जो rate of decomposition है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? It is controlled by chemical composition of detritus. यानी कि detritus का chemical composition क्या है? And different climatic factors पे वो डिपेंड करता है। In a particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substances. ठीक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि डेट्राइटस की क्या कॉम्पोजिशन पे जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है वो फास्टर होगा, ठीक है। डेट्राइटस जो है, ठीक है, इट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो जो डिकम्पोजिशन रेट है इट इज स्लोअर। इफ detritus is rich in nitrogen and water soluble substances, तो जो डिकम्पोजिशन रेट है दैट इज फास्ट, ठीक है। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स में टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। Warm and moist environment they will favor decomposition, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition, resulting in buildup of organic material. And एरोबायोसिस का क्या मतलब है बेसिकली, यहाँ पर एब्सेंस की बात हो रही है या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन रिच कंडीशन लिख देती है, ओके। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी फ्लो, ठीक है। आप जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं दैट इज अबाउट एनर्जी। Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for all the ecosystem on earth. यानी कि जो डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होते हैं उनके अलावा जितने भी इकोसिस्टम अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। Out of the solar incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation or the पार, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जितनी भी है, यानी कि जितनी भी सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर फॉल कर रही है उनमें से लेस देन 50% ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। यानी कि लेस देन 50% ऑफ द रेडिएशन आर दोज जो फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है। वी नो दैट प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी रेफर करते हैं, दे फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है।
क्या होता है, जो प्लांट्स हैं एंड ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी एंड दे मेक फूड फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. Plant capture only 2 to 10% of the power, and this is small amount of energy sustains the entire living world. Very very important. अब प्लांट्स उसमें से सिर्फ 2 to 10%, लेस देन 50% जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, उनमें से सिर्फ 2 to 10% ऑफ द रेडिएशन जो है वो प्लांट्स कैप्चर करते हैं. एंड उसी 2 to 10% से, उसी 2 to 10% रेडिएशन से सारा जीवन चलता है. ठीक है, जो एंटायर बायोस्फीयर है, एंटायर लिविंग वर्ल्ड है, दैट सस्टेन्स ओनली ऑन दिस 2 to 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ठीक है. So it is very important to know how the solar energy captured by plants flows through different ecosystem organisms of an ecosystem. ठीक है. Now all organisms are dependent for their food on producers. ठीक है, either directly or indirect. ठीक है. So you find a unidirectional flow of energy. मैंने आपको ऊपर भी बताया था, there is unidirectional flow of energy from sun to producer and then to consumers. ठीक है, यानी कि एनर्जी का जो फ्लो है इट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, यानी कि वो टॉप से, बॉटम से अपर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएगी. ठीक है, वो कहाँ है बेसिकली, बॉटम से अपर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएगी. ठीक है. ना further, ecosystems are not exempt for the second law of thermodynamics. They need constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. ठीक है. अब जो प्लांट्स है ना, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्यों? क्योंकि उनको एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए. किस लिए चाहिए? ताकि वो मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सके जो उनको रिक्वायर है. ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड बाय देम, ताकि वो क्या कर सके, जो यूनिवर्सल टेंडेंसी है, ठीक है, टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, उसको वो काउंटर. ठीक है, वो जो रैंडमनेस है उसको वो काउंटर एक्ट कर सके, उसके लिए उनको कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है. ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. ओके, सो नाउ द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. ठीक है, अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं जो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, which are making food through the process of photosynthesis, उनको क्या बोलेंगे? Producers. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. Likewise, producer in an aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and higher plants. ठीक है, अब ये आपके लिए important है. एक aquatic ecosystem में जो producers हैं, they are phytoplankton, algae and higher plants. But in a terrestrial ecosystem, they are herbaceous and woody plants. ठीक है. चलो अब आगे देखते हैं. You have read about food chain and food web that exist in nature. Starting from the plants or producers, food chain or rather webs are formed in such that an animal feeds on a plant or on other animal and in turn is food for another. यानी कि जो फूड चेन या फूड वेब होती है वो इस तरीके से बनती है कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने फूड जो प्रोड्यूस किया उसको एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा. ठीक है, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, अभी सारा मैं आपको बताऊंगी. फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर. सो बेसिकली ना साइकिल चलती रहती है. फिर होते हैं टर्शरी कंज्यूमर. अब इनके अंदर किस लेवल पे या कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे. तो ऐसे ही चलता है. प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, फिर उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, फिर सेकेंडरी को टर्शरी. सो बेसिकली ये फूड चेन या फूड वेब इस तरीके से बनी होती है कि जो प्रीवियस लेवल है दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, तो वो बेसिकली इंटर रिलेटेड होते हैं. ठीक है, द चेन और वेब और इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी. अब इसी इंटरडिपेंडेंसी की वजह से फूड चेन या फूड वेब बनते हैं. नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर. यानी कि जितनी भी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म ने ट्रैप की है
फूड कंज्यूम करके, एनर्जी कंज्यूम करके, वो कभी भी हमेशा एक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहेगी। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, या तो वो कंज्यूमर के पास पास ऑन हो जाएगी, या फिर जो organism है it will die। ठीक है, death of organism is the beginning of detritus food chain or food web। this is very very important। ठीक है, now all plants or all animals depend on plants directly or indirectly for their food needs। they are hence called consumer and also heterotrophs। ठीक है, consumers को ही heterotrophs भी बोला जाता है। ठीक है, directly या indirectly we all are dependent on plants। ठीक है, even if someone is a non vegetarian, तो वो नॉन वेजिटेरियन को कंज्यूम या वो नॉन वेज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो भी कहाँ से आ रहा है, प्लांट से। वो बेसिकली उनका फूड क्या था, प्लांट से। somehow they are all dependent on plants। ठीक है, we all are dependent on plants। if they feed on the producers, the plants, they are called the primary consumer। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते चलना। अगर डायरेक्टली दे आर कंज्यूमिंग द प्लांट्स और द प्रोड्यूसर्स, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स। if the animals eat other animals which in turn eat plants, they are called secondary consumers। ठीक है, likewise you could have tertiary consumers too। ठीक है, अब tertiary consumers कौन होंगे, जो secondary consumers को consume करेंगे। obviously the primary consumer will be herbivores। ठीक है, जो primary consumer होंगे वो herbivores होंगे। some common herbivores are insect, birds and mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in aquatic ecosystem। okay, now the consumer that feed on हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स आर करेक्टली कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, वो कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कार्निवोर्स बोला जाता है। बट दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है ना, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है, हर्बीवोर्स है। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, ठीक है, दे आर हर्बीवोर्स। चलो, those animals that depend on the primary consumer for food are called secondary carnivores। ठीक है, अब वो एनिमल्स विच आर डिपेंडिंग अपॉन द प्राइमरी कार्निवोर्स, उनको सेकेंडरी कार्निवोर्स बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी दिखाया हुआ है। ग्रास जो था प्रोड्यूसर, ठीक है, ऑटोट्रॉफ। इसके बाद में इट वाज कंज्यूम्ड बाय गोट, गोट इज द प्राइमरी कंज्यूमर एंड इट इज अ हर्बीवोर। ठीक है, मैन इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, बेसिकली फूड चेन चलती है। ठीक है, द डेट्राइटस फूड चेन बिगिन विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स। अब किसकी बात हो रही है, डेट्राइटस फूड चेन की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, डेट्राइटस फूड चेन की। इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms mainly fungi and bacteria। ठीक है, यानी कि वहां पर जो है डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होंगे, दे आर मेड अप ऑफ, बेसिकली वहां पर कौन इंक्लूडेड होंगे, फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय डिग्रेडिंग द ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। अब उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट किस तरीके से फुलफिल हो रहा है, बाय कंज्यूमिंग और डिग्रेडिंग, ठीक है, द डेड ऑर्गेनिक मैटर। दे आर ऑल्सो नोन एज सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इनको सैप्रोट्रॉफ्स भी बोला जाता है, बचपन में भी हम लोग पढ़ते थे। डिकम्पोजर सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them। ठीक है, ये क्या करते हैं, बेसिकली कुछ एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड वो जो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, दे आर एब्सॉर्ब्ड बाय द सैप्रोट्रॉफ्स और द डीकम्पोजर्स। ठीक है, in an aquatic ecosystem, GFC or the grazing food chain is the major conduit for energy flow. As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC। Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels। ठीक है, आप इन दोनों चेन्स को इंटरकनेक्ट भी किया जा सकता है at some level। Some of the organisms of detritus food chain are prey to the ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल्स, यानी कि कुछ
ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो डेट्राइटस फूड चेन के अंदर हैं, दे आर प्रे टू द ग्रेजिंग फूड चेन एनिमल्स, ठीक है। एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल लाइक कॉकरोचेस, क्रोज आर ओमनीवोर्स, ठीक है। अब हर्बीवोर्स क्या होता है, कार्निवोर्स क्या होता है, ओमनीवोर्स क्या होता है, वो हमें पता है, ठीक है। These natural interconnection of food chains make it a food web, ठीक है। जब बहुत सारी फूड चेन्स जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, तो दे मेक अ फूड वेब। वो क्या फॉर्म करती है, वो एक फूड वेब फॉर्म करती है। Organisms occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organism, यानी कि organisms जो है नेचुरल सराउंडिंग में क्या प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे, वो डिपेंड करता है उनकी फीडिंग हैबिट्स के ऊपर, based on the source of their nutrition or food। organisms occupy a specific place in the food chain, ठीक है। एंड वो जो स्पेसिफिक प्लेस होता है उसको ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, उसको ट्रॉफिक लेवल का नाम दिया जाता है, ठीक है, उसको ट्रॉफिक लेवल का नाम दिया जाता है। नाउ प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स है दे बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर दे आर द सेकेंड, एंड कार्निवोर्स जो होते हैं दे बिलोंग टू द थर्ड लेवल, ठीक है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। The important point to note is that amount of energy decreases at successive trophic level. Very very important point, यानी कि कितना amount of energy present होगा एक बेसिकली ट्रॉफिक लेवल पे के ऊपर, वो किस पे डिपेंड करता है, वो बेसिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विद टाइम, ठीक है। वो क्या हो जाता है, विद टाइम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैंने ना एनी ऑर्गेनिक, अरे यार, ओके चलो अभी देखते हैं, रुको। हाँ, नाउ मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी है दैट डिक्रीजेज एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। When any organism dies, it is converted into detritus or dead biomass that serves as an energy source for decomposers। यानी कि क्या होता है बेसिकली, आप ध्यान से समझो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू डेड बायोमास या डेट्राइटस। अब वो क्या करता है, इट इज एन एनर्जी सोर्स फॉर द डिकम्पोजर्स। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स, ठीक है। यानी कि अगर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पे कोई ऑर्गेनिज्म है, वो उनसे लोअर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स है उन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। जो टर्शरी ट्रॉफिक लेवल के ऊपर या जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स है वो उससे प्रीवियस यानी कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिपेंड करेंगे, किस चीज के लिए, फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक काम करते हैं, एक बार ये डायग्राम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रॉफिक लेवल्स दिखाए हुए हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर प्लांट्स मिल रहे हैं विच आर ऑटोट्रॉफ्स, एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास एंड ट्रीज। ये किसके अंदर है, दिस इज इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एंड ग्रास एंड ट्रीज, ये बात हो रही है यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, ठीक है। चल, दे आर द प्रोड्यूसर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जो होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स, यानी कि दे ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉफिक लेवल, एग्जांपल है जूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काउ। अगेन जूप्लैंक्टन दे आर एक्वाटिक एंड ग्रास हॉपर एंड काउ फॉर टेरेस्ट्रियल। सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आएंगे कार्निवोर्स, दे ऑक्यूपाई द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एग्जांपल है बर्ड्स, फिशेज एंड वुल्फ, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर लेवल इज फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर पे कौन आते हैं, वो जो आते हैं दे ऑक्यूपाई द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल विच आर द टॉप कार्निवोर्स, यानी कि मैन है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, इसको आगे देखते हैं। ये इरेज हो जाएगा क्या, चलो कोई बात नहीं। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time, जिसको स्टैंडिंग क्रॉप बोला जाता है। ध्यान से समझो, हर ट्रॉपिक लेवल पे, हर ट्रॉपिक लेवल पे एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। अब ये जो स्टैंडिंग क्रॉप है, इट इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर पर यूनिट एरिया, यानी कि
कितना मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि बायोमास, बायोमास से ही समझ में आ रहा है, बायो मीन्स लिविंग, मास का मतलब है बेसिकली मास, ठीक है। तो बेसिकली कितना मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर प्रेजेंट है, मास या वेट या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया, उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। द बायोमास ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट, ठीक है। नाउ number of trophic levels in a grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law। अब 10% लॉ का क्या मतलब होता है? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर इन द ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है। मान लो कि जो प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स थे, उन्होंने सन से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ली, लेट से 1000 जूल एनर्जी उन्होंने ली, ठीक है। अब जब वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के ऊपर ऑर्गेनिज्म जब वो एनर्जी को या बेसिकली प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे, उनके पास में कितना एनर्जी जाएगा? 10%, ठीक है, 10% ऑफ 1000, ठीक है, 10% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? मैं आपको करके दिखा रही हूँ, मैं चाहती तो लिख भी सकती थी यहाँ पर डायरेक्टली, बट एनीवेज, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी जा रही है वो सिर्फ 100 जूल जा रही है, फिर यहाँ पर जो एनर्जी जा रही है वो जा रही है 10 जूल, एंड यहाँ पर जो एनर्जी जा रही है दैट इज 1 जूल, यानी कि प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल का सिर्फ 10% नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। यानी कि जो टॉप कार्निवोर है इनके पास में सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जा रही है, ठीक है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है एट द लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल हाईएस्ट, ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, सन से हीट जो है कुछ लॉस हो गई एंड कुछ हीट जो है इट वाज अब्सॉर्ब्ड बाय फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, दीज आर द पार रेडिएशंस, ठीक है। एंड जो 50% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसमें से भी सिर्फ 2 to 10% जो है बेसिकली प्लांट्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं। फिर कुछ जो है एज हीट फॉर्म में लॉस हो जाएगी, यानी कि 100 जूल यहाँ जा रही है, दैट मीन्स बाकी जो 900 जूल एनर्जी है दैट इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है। फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी यही हो रहा है, 90 जूल इज लॉस्ट एज हीट, ठीक है, एंड 10 जूल इधर जा रही है। फिर टॉप कार्निवोर्स के पास में भी क्या हो रहा है बेसिकली, 9 जूल ऑफ एनर्जी लॉस हो जा रही है एंड 1 जूल एनर्जी जो है ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। सो इसी तरीके से क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर एक फूड वेब टाइप का भी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। अब हमने किस किस की बात कर ली, एक बार हम लोग दोबारा से इंडेक्स पे चलते हैं चैप्टर के। ओके, हमने ये सारी बात कर ली, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। अब हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करने वाले हैं। नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। पिरामिड कैसा दिखता है हमने सबने देखा है। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टूवर्ड्स द एपेक्स, ठीक है, यानी कि बेसिकली कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिल रहा होता है, जो बेस होता है, ठीक है, जो बेस होता है इट इज ब्रॉड, जो एपेक्स होता है इट इज नैरो, ठीक है, जो एपेक्स होता है दैट इज नैरो। One gets a similar shape where whether you express food or energy relationship between organisms at different trophic levels. This relationship is expressed in terms of number, biomass और energy, यानी कि पिरामिड जो आपको देखने को मिलते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, अरे यार पिरामिड ऑफ नंबर, चलो कोई बात नहीं, पिरामिड ऑफ नंबर देखने को मिलता है, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। The base of each pyramid represent the producers or the first trophic level, while the apex represent the tertiary or secondary consumer level, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, आप खुद सोच के देखो ना, जो टॉप लेवल है वहां पर एनर्जी भी लीस्ट है, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो एनर्जी है वो भी तो हाईएस्ट लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे मिल रही है, तो इस तरीके से क्या होता है पिरामिड जो है वो अरेंज, ठीक है। थ्री टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स that are usually studied are pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. This is very very important for you, ठीक है।
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। एक बार हम थ्योरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। नाउ any calculation of energy content, biomass or numbers has to include all organisms at that trophic level, यानी कि अगर हम एनर्जी के कंटेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, बायोमास कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमको उस पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको इंक्लूड करना पड़ता है। नो जनरलाइजेशन विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली अ फ्यू individuals at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously, ठीक है। यानी कि क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज एज सच। अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer when it eats seeds, fruits, pea, and a secondary consumer when it eats insects and worms, ठीक है। यानी कि जो स्पीशीज है, इट कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। और यहाँ पर आपको स्पैरो का एग्जाम्पल लेके भी बताया, ठीक है। नाउ इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ बायोमास आर अपराइट, ठीक है। अपराइट का क्या मतलब है, जो प्रोड्यूसर्स है दे आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स, ठीक है। ऑल्सो एनर्जी एट अ ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन अ हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। नाउ देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन, ठीक है। अब एक्सेप्शंस क्या है, if you were to count the number of insects feeding on a big tree what kind of pyramid would you get, ठीक है। यानी कि अगर आप ये देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर ट्री है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्री है, क्या उस ट्री के ऊपर एक छोटी सी इंसेक्ट फीड कर रही होती है? ऐसा नहीं होता, बहुत सारी इंसेक्ट्स जो है वो बेसिकली वहां पर फीड कर रही होती है। दैट मीन्स वहां पर, ठीक है, एक मिनट। नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एज ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स ईटिंग द स्मॉल, ठीक है। तो बेसिकली अब वहीं पे आप क्या कर सकते हो, जो एस्टिमेट है स्मॉल नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है, विच आर डिपेंडिंग अपॉन दोज इंसेक्ट्स जो ट्रीज के ऊपर फीड कर रही है, उसको भी वहां पर ऐड कर लो, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ लार्जर बर्ड्स है वो क्या करेंगी, दे विल ईट द स्मॉलर बर्ड्स, ठीक है। तो आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या सेम शेप मिलेगी, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जो एक्सेप्शंस होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है सी के अंदर, एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर, दैट इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। Now, pyramid of energy is always upright and can never be inverted because when energy flows from a particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. Very, very important. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा ही अपराइट होगा, ठीक है। हमने एक्सेप्शंस देख ली, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर एक्सेप्शन नहीं है, वहां पर एनर्जी का फ्लो जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही हो रहा है, क्योंकि 10% ऑफ द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस लेवल ही नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, ठीक है। तो एनर्जी जो है हमेशा हाईएस्ट ट्रॉफिक लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे ही हाईएस्ट, ठीक है। Each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. However, there are limitations of ecological pyramids such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels. यानी कि अगर हम लोग स्पैरो की बात करें एंड स्पैरो दो ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर जो है वो बेसिकली बिलोंग करता है, तो वहां पर वो दोनों ट्रॉफिक लेवल्स पे उसको काउंट नहीं किया जाता। दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। इट assumes a simple food chain, something that almost never exists in नेचर, ठीक है। यानी कि वो बेसिकली इंटर रिलेटेडनेस नहीं दिखा रहे, ठीक है। जो इंटर रिलेटेडनेस है वो वहां पर वो नहीं शो करता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर लिमिटेशन, ठीक है। इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, ठीक है। फूड वेब का मतलब ये हो गया कि वो इंटर रिलेटेडनेस नहीं दिखा रहा। मोरओवर saprophytes are not given any place in ecological pyramids even though they play a vital role in the ecosystem, यानी कि वहां पर जो बेसिकली डेट्रीवोर्स या फिर जो डेट्राइटस फूड चेन है उसको लेके कहीं पे जगह ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज अनदर लिमिटेशन, ठीक है। एंड अगर डेट्रीवोर्स ना हो तो क्या फूड चेन कंप्लीट हो सकती? नहीं हो सकती, ठीक है। सो उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, बट उनको इंक्लूड
नहीं किया जाता है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, ये डायग्राम्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपको चार पिरामिड्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। इधर आपको ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलेगा, इधर आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। ओनली थ्री टॉप कार्निवोर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात हो रही है, पिरामिड ऑफ नंबर्स की। अपराइट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से देखेंगे, ठीक है, तो ये आपको अपराइट ही तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना ज्यादा है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर डिक्रीज हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कम है, टर्शरी कंज्यूमर्स और कम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इट शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो बायोमास था, ठीक है, प्रोड्यूसर्स लेवल पे जो बायोमास था वो काफी हाई था। अब ये कहा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ ड्राई वेट, ठीक है। एंड इसकी यूनिट क्या है, केजी पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा था, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स के ऊपर जो ड्राई वेट है वो डिक्रीज हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर पे और कम हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर्स पे और कम हो गया। Inverted pyramid of biomass, small standing crop of phytoplankton support large standing crop of zooplankton, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, आप देखो यहाँ पर जो स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन है, दे सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स का नंबर है दैट इज लेसर, बट जो प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर है दैट इज मच मोर, ठीक है, दैट इज मच मोर, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको 5 टाइम्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है यहाँ पर क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है, सबके केस में ऐसा नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर जो होगा दैट विल बी हाई, ठीक है। नाउ दिस इज एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको वही एनर्जी फ्लो का एग्जाम्पल भी लेके दिखाया हुआ है, ठीक है। जो एनर्जी टोटल थी वो कितनी थी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें 10 लाख, ठीक है, 10 लाख ही आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर से 10% एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास में गई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, इनटू में 10 मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 10,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स के पास में जाएगी। यहाँ पर यार इसको जो है हमने 1 लाख करना था, बट ठीक है कोई बात नहीं, आई गेस देयर इज सम प्रॉब्लम, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो इस टोटल एनर्जी में से यहाँ पर देखो, ये आपको यहाँ पर क्यों देखने को मिला, ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि सिर्फ वो 1% ऑफ द एनर्जी, 1% ऑफ द एनर्जी को वो क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि टोटल जितनी भी एनर्जी अवेलेबल थी, इतनी एनर्जी अगर अवेलेबल थी तो इसका सिर्फ 1% वहां पर क्या हो रहा है बेसिकली, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सनलाइट विच इज अवेलेबल टू देम, ठीक है। ओके, primary producers convert only 1% of the energy in the sunlight available to them into net primary productivity, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपको 10% लॉ देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो इसी के साथ में हमने जो चैप्टर था इसको भी फाइनली कंप्लीट कर लिया। आपका जो चैप्टर नंबर 12 था उसको हमने यानी कि इकोसिस्टम चैप्टर को हमने फाइनली रैप अप कर दिया, ठीक है। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लेट आई है, बट आई हैव बीन बिजी विद माय एकेडमिक स्केड्यूल ऑल्सो, ठीक है। सो आई ट्राई कि जो बाकी के बचे हुए चैप्टर हैं उनकी वीडियो आपको जल्दी मिल जाए, या फिर अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हो सके तो वो आपको मिल जाए। ऑल्सो बहुत जल्दी आपको ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन सीरीज देखने को मिलने वाला है फॉर नीट, ठीक है। एंड सीयूईटी और आईसर के भी पीवाईक्यूज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड आई होप आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे हो रहे हो। आपके जितने भी बचे हुए बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with another interesting video. Till then, keep learning.